नमस्ते एवरीवन। आज अपन पढ़ेंगे केंद्रक या न्यूक्लियस। केंद्रक या न्यूक्लियस को सॉल्व करता हूं। ल्यूवेनहोफ ने मछली की आरबीसी में केंद्रक समान संरचना को देखा था और इस केंद्र की खोज केंद्रक नाम रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था। रॉबर्ट ब्राउन ने आर्किड पादप की कोशिकाओं में केंद्रक की खोज की थी और इस केंद्रक को कोशिका का निर्देशक या डायरेक्टर कहते हैं क्योंकि यह सभी क्रियाओं का नियंत्रण करता है। ये केंद्रक मनुष्य की आरबीसी व पादप की चालनी नलिका में नहीं पाया जाता और यह रेखित पेशी व एस्केरिस की एपिडर्मिस में एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं, यानी कि इनके अंदर बहुकेंद्रिकीय यानी समकोशिकीय अवस्था पाई जाती है। पैरामीशियम में दो केंद्रक पाए जाते हैं। बड़े केंद्रक को गुरु केंद्रक व छोटे केंद्रक को लघु केंद्रक कहते हैं। तो केंद्रक में अपन बात करें केंद्रक की संरचना, तो केंद्रक जो होगा यह प्रोकैरियोटिक कोशिका में एब्सेंट होता है और यूकेरियोटिक कोशिका में केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक दोहरी झिल्ली वाला होता है। सबसे बाहर की ओर बाह्य केंद्रीय झिल्ली, अंदर की ओर अंतर केंद्रीय झिल्ली और दोनों झिल्लियों के मध्य अवकाश पाया जाता है। उसी अवकाश को परिकेंद्रीय अवकाश कहते हैं जो 10 से 15 नैनोमीटर का होता है। और इसके अंदर एक केंद्रक झिल्लियों के अंदर की ओर द्रव पाया जाता है। उस द्रव को केंद्रक द्रव्य या न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं और इसी द्रव्य के अंदर डीएनए क्रोमैटिन जालिका के रूप में बिखरा हुआ होता है और इसमें प्रोटीन, आरएनए, डीएनए, विटामिन, लवण, एंजाइम सभी प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा इस द्रव्य के अंदर केंद्रक द्रव्य के अंदर केंद्रिका पाई जाती है और इस केंद्रिका की खोज फोंटाना नामक वैज्ञानिक ने की थी। और जो केंद्रिका होती है, इस केंद्रिका का कार्य होता है राइबोसोम का निर्माण करना। राइबोसोम का निर्माण करना और राइबोसोम का कार्य होता है प्रोटीन का निर्माण करना। इसलिए केंद्रिका का कार्य होगा प्रोटीन का निर्माण करना और राइबोसोम का निर्माण करना। और इन झिल्लियों के बाहर की ओर राइबोसोम पाए जाते हैं और इस केंद्रक झिल्ली में केंद्रक छिद्र पाए जाएंगे। ये बाहर को इस केंद्रक के बाहर को क्या होगा, कोशिका द्रव्य। तो जो भी पदार्थ होगा कोशिका द्रव्य से केंद्रक द्रव्य में और केंद्रक द्रव्य से कोशिका द्रव्य में आवागमन होगा वो केंद्रीय छिद्रों के द्वारा होता है। और इन केंद्रीय छिद्रों का जो नियंत्रण होगा वो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स के द्वारा किया जाता है। और इन छिद्रों की जो साइज होगी 300 एंगस्ट्रोम से 400 एंगस्ट्रोम व्यास के होते हैं। यहाँ से प्रोटीन, आरएनए का आवागमन होगा, आयनों का नहीं होता। सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, इन आयनों का परिवहन नहीं होता। प्रोटीन संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो कोशिका द्रव्य में होती है और प्रोटीन की आवश्यकता डीएनए के अंदर भी होती है। डीएनए में स्टोर प्रोटीन पाई जाती है जो कोशिका द्रव्य से केंद्रक द्रव्य में इन्हीं छिद्रों के द्वारा पहुंचती है। जो डीएनए होगा, डीएनए का काम होगा आरएनए का निर्माण करना।
डीएनए से आरएनए केंद्रक द्रव्य में बनेगा, लेकिन वो काम कहाँ पर करेगा? कोशिका द्रव्य में। तो इन केंद्रक छिद्रों से कोशिका द्रव्य में पहुंचेगा और अनुवादन या स्थानांतरण की क्रिया करेगा, जिससे प्रोटीन का निर्माण होता है। और इस क्रोमेटिन जालिका जो होगी केंद्रक के अंदर, तो इसे या फ्यूल जेट एसिटोकार्बिन हिमेटॉक्सिलिन इन अभिरंजकों से अभिरंजित करेंगे। यानी कि इस केंद्रक में इन अभिरंजक को डालते ही इसमें प्रेजेंट जो क्रोमेटिन जालिका होगी उसमें दो प्रकार के रीजन या क्षेत्र दिखाई देंगे। इसमें जो गहरा क्षेत्र होगा वो हेटेरोक्रोमेटिन कहलाता है, जो हल्का क्षेत्र होगा वो यूक्रोमेटिन कहलाएगा। यूक्रोमेटिन हल्का होगा, हेटेरोक्रोमेटिन गहरा होगा। गहरा होगा इसमें प्रोटीन से बना हुआ होगा, तो ये आनुवंशिक दृष्टि से कम महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें प्रोटीन की अधिकता होती है। आनुवंशिक सूचना होगा, स्थानांतरण की क्या करेगा? कम करेगा, हेटेरोक्रोमेटिन वाला पार्ट। इसके अलावा जिसमें डीएनए की अधिकता होगी वो आनुवंशिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा और आनुवंशिक सूचनाओं का स्थानांतरण अधिक करेगा। इसके बाद बात करेंगे अपन गुणसूत्र की। क्रोमोसोम गुणसूत्र की खोज वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने की थी। इनके अनुसार, वाल्डेयर के अनुसार गुणसूत्र की जो संरचना होगी वह अति विशिष्ट होती है। गुणसूत्र की संख्या प्रत्येक कोशिका में 2n बराबर 46 पाई जाती है, लेकिन अपने शरीर के अंदर शुक्राणु व अंडाणु में n बराबर 23 होगी। नर के अंदर शुक्राणु मिलते हैं, उनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है, 23 होती है। मादा के अंदर अंडाणु में गुणसूत्रों की संख्या 23 होती है। मनुष्य के अंदर जो गुणसूत्रों की संख्या होगी, सभी कोशिकाएं द्विगुणित होती हैं। मात्र एक कोशिका को छोड़कर, नर हो तो शुक्राणु और मादा के अंदर अंडाणु, इनके अंदर कोशिकाओं की संख्या अगुणित होती है, जबकि प्रत्येक सेल में कोशिकाओं की संख्या द्विगुणित पाई जाती है। देखते हैं अपन गुणसूत्र या क्रोमोसोम की संरचना। तो ये संरचना अपन समझेंगे इसको। जो गुणसूत्र होगा इसके बाहर की ओर, गुणसूत्र के बाहर की ओर पेलिकल झिल्ली का आवरण पाया जाता है। उदाहरण गुणसूत्र में जो सबसे बाहरी आवरण होगा वो पेलिकल झिल्ली होता है। और जो गुणसूत्र होगा वो दो अर्ध गुणसूत्रों से मिलकर बना हुआ होगा। अर्ध गुणसूत्र हाफ वाला नीचे वाला, तो एक दो अर्ध गुणसूत्र मिलकर एक गुणसूत्र या क्रोमोसोम का निर्माण करते हैं, या दो क्रोमेटिन के द्वारा एक क्रोमोसोम का निर्माण होता है। और जहां पर ये अर्ध गुणसूत्र जुड़ेंगे उस स्थान को प्राथमिक संकीर्ण कहते हैं, या इनके मध्य में, इन दोनों अर्ध गुणसूत्रों के मध्य में प्राथमिक संकीर्ण पाया जाता है। और इस प्राथमिक संकीर्ण पर बिंदु रूपी संरचना पाई जाती है, उसे गुणसूत्र बिंदु या सेंट्रोमियर कहते हैं। और इस सेंट्रोमियर पर एक डिस्क नुमा संरचना पाई जाती है, जिसे काइनेटोकोर कहते हैं, डिस्क या बिंदु रूपी संरचना को। और इस काइनेटोकोर का कार्य होता है कोशिका विभाजन में सहायता करना, क्योंकि जब कोशिका विभाजन होगा तो तारकाय के द्वारा तंतुओं का निर्माण होता है। वह तंतु इस काइनेटोकोर से आकर जुड़ेंगे, जिससे गुणसूत्रों का आसानी से पृथक्करण हो जाता है। अब इस गुणसूत्र के अंदर दो धागे नुमा संरचना पाई जाती है, उस धागे नुमा संरचना को क्रोमोनिमा कहते हैं। और इस क्रोमोनिमा पर बिंदु या रंगीन कण की संरचना पाई जाती है, उसे क्रोमोमियर कहते हैं। और इस क्रोमोमियर में डीएनए का अंश होता है, उस डीएनए के अंश को जीन कहते हैं। ये जीन रेखीय क्रम में पाए जाते हैं,
रे के क्रम में अरेंज रहेंगे और जीन जो होगी वो आनुवंशिकता की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है, या डीएनए की जो इकाई होगी उसे अपन जीन कहते हैं। लेकिन जीन जो होती है वो क्रियात्मक इकाई होती है। डीएनए की जो इकाई होगी संरचनात्मक और न्यूक्लियोटाइड होती है, यानी बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर डीएनए का निर्माण करते हैं। लेकिन बात करें डीएनए की क्रियात्मक इकाई, वह जीन होगी। इसके बाद अपन बात करेंगे इसके अंतिम सिरे की ओर, गुणसूत्रों के अंतिम सिरे की ओर टीलोमियर होगा या अंतःखंड प्रेजेंट होगा। जैसे जैसे एज बढ़ेगी व्यक्ति की, वैसे वैसे टीलोमियर या अंतःखंड नष्ट होता जाता है, यानी वृद्धावस्था के दौरान एक टीलोमियर नष्ट हो जाता है, जो किसको दर्शाएगा? वृद्धावस्था को आने को दर्शाता है। अगर इसकी ग्रोथ रुक जाए, टीलोमियर का नष्ट होना रुक जाए, तो आयु को कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन वृद्धावस्था को आने से रोका जा सकता है। इसकी लंबाई को कम किया जा सकता है, तो वृद्धावस्था भी लेट आएगी। और इसके लिए टीलोमियर के लिए, यानी इसको नष्ट होने से बचाने के लिए एक एंजाइम की खोज की गई, जिससे बोलते हैं टीलोमिरेज एंजाइम। लेकिन ऐसा नहीं होगा अगर उसका इंजेक्शन लगा दिया जाए। नहीं, कोशिका क्या करेंगे? अनियंत्रित विभाजन, तो कैंसर होने की संभावना रह जाती है। इसी वजह से उस एंजाइम का उपयोग नहीं किया जा सकता। कोशिकाओं की वो कैंसर कोशिकाओं में रूपांतरित हो सकती है। इसके अलावा इस गुणसूत्र के अंदर प्राथमिक संकीर्णन होगा और प्राथमिक संकीर्णन के अलावा द्वितीयक संकीर्णन भी पाया जाता है। लेकिन जो द्वितीयक संकीर्णन होगा वो एक या दो गुणसूत्रों के अंदर ही प्रेजेंट होगा। लेकिन 46 गुणसूत्रों में मात्र एक या दो गुणसूत्र ऐसे होंगे जिनमें द्वितीयक संकीर्णन पाया जाएगा। और इस द्वितीयक संकीर्णन जो होगा इसी पर केंद्रिका संघटक क्षेत्र या न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर संगठन रीजन पाया जाता है। और इस केंद्रिका संगठक क्षेत्र का कार्य होता है केंद्रिका का निर्माण करना, और एक केंद्रिका राइबोसोम का निर्माण करेंगे और राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण करता है। और इस द्वितीयक संकीर्णन के बाद जो बचा हुआ भाग होगा वह सैटेलाइट या अनुसंधान इकाई कहलाता है। सैटेलाइट या अनुसंधान इकाई जो होगा इसमें डीएनए का अभाव होता है, इसमें डीएनए नहीं पाया जाता, इसलिए ऐसे गुणसूत्रों को सेट गुणसूत्र कहते हैं। सेट गुणसूत्र कहीं इसमें सैटेलाइट या अनुसंधान इकाई पाया जाता है उसे। अब इस सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर बात करें तो गुणसूत्रों के प्रकार की। अगर सेंट्रोमियर गुणसूत्र के बीच में प्रेजेंट हो, बिल्कुल बीच में, तो इसे बोलते हैं मेटासेंट्रिक गुणसूत्र या मध्य केंद्रीय गुणसूत्र कहेंगे। और जो इसकी आकृति बनेगी, आकृति वह वी शेप होगी। वी के अंदर दोनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो वी शेप आकृति का होगा। यानी कि सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर गुणसूत्रों के 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? 4 प्रकार। तो 4 प्रकार में से फर्स्ट प्रकार दे दिया अपने मेटासेंट्रिक। तो सेकंड प्रकार होगा वो सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक का मतलब होगा मध्य से थोड़ा हटकर होगा, बिल्कुल मध्य में नहीं होगा, मध्य से थोड़ा ऊपर होगा। इसे बोलते हैं सब मेटासेंट्रिक। उपमध्य केंद्रीय, इसमें जो आकृति होगी गुणसूत्र की वो एल के समान होगी। एल में एक भुजा बड़ी, दूसरी भुजा छोटी होती है। तीसरा जो प्रकार होगा एक्रोसेंट्रिक। इसमें जो सेंट्रोमियर होगा वो अंतिम सिरे की ओर होगा। एक्रोसेंट्रिक में जो सेंट्रोमियर होगा वो एक सिरे की ओर होगा। इसमें जो आकृति होगी वो जे आकृति बनेगी।
पिकोसेंट्रिक, इसमें सेंट्रोमियर बिल्कुल लास्ट सिरे की ओर होगा, लास्ट यहाँ पर प्रेजेंट होगा, ऐसे बोलते हैं पिकोसेंट्रिक या अंत्यकेंद्री। सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर गुणसूत्रों के 4 प्रकार देखेंगे। फर्स्ट को देखा मेटासेंट्रिक, उसमें गुणसूत्र दोनों भुजाओं के बिल्कुल मध्य में होगा, जो आकृति होगी वह वी शेप की होगी। अगला देखा अपन ने सब मेटासेंट्रिक, मध्य से थोड़ा हटकर होगा सेंट्रोमियर, तो इसकी जो आकृति होगी वह एल आकृति का होगा, आकृति को बनेगी। अगला देखा अपने एकोसेंट्रिक या अग्रबिंदु, तो इसमें जो आकृति बनेगी वह जे शेप की होगी, है कि अंतिम सिरे की ओर सेंट्रोमियर पाया जाता है। लास्ट पिकोसेंट्रिक या अंत्यकेंद्री, इसमें जो सेंट्रोमियर होगा तो बिल्कुल लास्ट सिरे की ओर होगा, और इसमें जो आकृति बनेगी वह आई शेप की बनती है। तो इस आधार पर अपन ने सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर गुणसूत्रों के प्रकारों को समझ लिया। तो इसी के साथ अपन ने गुणसूत्र को कंप्लीट कर लिया। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।